आप सबों ने एक ऐसा नेता इस देश को, बिहार को दिया है जो पूरे देश का, बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहे हैं, पूरे देश का नेतृत्व करने के लिए आज खड़ा है। यहां से विधायक भी रहे वो, 5 बार सांसद भी रहे, और सिर्फ सांसद नहीं रहे, सांसद रहते हुए भारत सरकार में रेल मंत्री रहे, कृषि मंत्री रहे, भूतल परिवहन मंत्री रहे, और इतने दिनों तक केंद्रीय सरकार में मंत्री रहने के बावजूद आज तक किसी माई का लाल का साहस नहीं हुआ कि नीतीश कुमार के कपड़े पर कोई दाग दिखा दे। पूरी ईमानदारी से नीतीश कुमार जी ने सेवा किया। अभी आपने ललन सिंह के बयान को सुना। वो बयान में बोलते नजर आ रहे हैं कि 17 साल से लगभग बिहार की कमान संभाली और अब वो देश की कमान संभालने के लिए भी तैयार है या फिर खड़े दिखाई पड़ते हैं। अब इस बयान को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं। कल कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक होने वाली है इंडिया की, और उससे पहले ये बयान, और ऐसा कहा जाने लगा कि कहीं नीतीश कुमार ही तो वो चेहरा नहीं है जिसकी तलाश सब कोई कर रहे हैं। अगर वो चेहरा वो होते हैं तो बाकी नेताओं का क्या होगा? सर, इस बयान को कैसे देखा जा रहा है? कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से पहले ये बयान जेडीयू के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे ये पोस्ट किया गया और इतनी तारीफ। देखिए आशुकेश, राजनीति में संकेतों की भी कोई भाषा होती है जी। ये बयान ऐसे ही आ गया, मैं इसको ऐसे नहीं देखता जी। ललन सिंह ऐसे कोई बयान देते भी नहीं है। 2 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो सकती है इसकी। एक, वो हरनौत में बोल रहे थे। हरनौत वो जगह है, वो विधानसभा है जिसने पहली बार नीतीश कुमार को विधानसभा पहुंचाया था। हरनौत में बोल के वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के लोगों को ये बता के कि एक व्यक्ति जिसको आपने नेता बनाया वो 17 साल से बिहार का नेतृत्व तो कर ही रहा है, देश का नेतृत्व करने के लिए खड़ा है, उनके शब्द हैं। तो शायद वो बिहार में एक यूफोरिया क्रिएट करना चाहते हैं कि बिहार का ही कोई नेता जो है वो इंडिया ब्लॉक को लीड करने वाला है। तो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी ठीक करना, बिहार को ठीक करना। बिहार में 40 लोकसभा क्षेत्र है और वो एक बड़ा एज देता है किसी को जो वहां ज्यादा सीटें जीत कर आता है। अभी एनडीए जब जेडीयू और बीजेपी साथ साथ थे तो 39 सीटें उन्होंने जीती थी जी। तो पहला मकसद हो सकता है कि बिहार के मतदाताओं को एक स्पष्ट संदेश देना कि वो रेकनिंग में है। और दूसरा जो निहित संदेश है उसमें छुपा हुआ है वो ये है कि एक ऐसा नेता, और उन्होंने गिनाया कि वो रेल मंत्री रह चुके हैं, वो कृषि मंत्री रह चुके हैं, वो भूतल परिवहन मंत्री रह चुके हैं, मतलब केंद्र में, केंद्रीय राजनीति में काम करने का लंबा अनुभव जिनके पास है। वो वीपी सिंह की सरकार में भी मंत्री हुआ करते थे। तो कुल मिलाकर ये एक पेशबंदी है क्या? इसको कुछ लोग ऐसे भी देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कल है, हालांकि वो शायद कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में नहीं होंगे, वो डेंगू से ग्रस्त हैं तो वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन तेजस्वी आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है, ये कोऑर्डिनेशन कमेटी का मैंडेट नहीं है कि वो कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार तय करे, लेकिन जितने भी लोगों से हमने बात की तो उन सबको लगता है कि कुछ कमेटियां तो बन गई। कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई, कैंपेन के लिए कमेटी बन गई, सोशल मीडिया को देखने के लिए कमेटी बन गई, लेकिन एक ओवरराइडिंग कमेटी, अब नाम उसका कुछ भी हो, लेकिन बड़े लोग, बड़े दल के नेता, जिसमें खड़गे हो सकते हैं, सोनिया गांधी हो सकती हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, ये किसी कमेटी में नहीं है जी। नीतीश कुमार किसी कमेटी में नहीं है, लालू यादव किसी कमेटी में नहीं है, उद्धव ठाकरे किसी कमेटी में नहीं है, अखिलेश यादव किसी कमेटी में नहीं है, ममता बनर्जी किसी कमेटी में नहीं है। तो एक ओवरराइडिंग कमेटी बने, जो मामला अगर कुछ फंसता है तो उस कमेटी के पास जाए। ये चर्चा तो सुनने में आई थी। हां, ये चर्चा गौण थी अभी तक कि कोई क्या चेहरा भी हो सकता है क्या, प्रधानमंत्री के सामने क्या कोई चेहरा खड़ा किया जाएगा, ऐसी कोई योजना है क्या? अभी तक ऐसा लग रहा था कि ऐसी योजना नहीं है।
जब आपने कन्वीनर अनाउंस नहीं किया, कन्वीनर अनाउंस करने को ऐसा मानकर चला जा रहा था कि कन्वीनर जो है वो खुद ब खुद एक चेहरे के तौर पे उभर जाएगा कि ये कन्वीनर है तो यही चेहरा है। कन्वीनर अनाउंस नहीं हुआ। नीतीश कुमार का नाम उसमें बहुत जोरों से लिया जा रहा था कि नीतीश कुमार कन्वीनर होंगे। तो क्या ये कन्वीनर नहीं बनाए जाने के बाद जेडीयू को इस बात की आशा होगी, अपेक्षा होगी कि नीतीश कुमार ने सभी दलों को एक किया है, तो नीतीश कुमार उसके नेचुरल कंटेंडर हैं। और उन्होंने ये बताया कि कोई माई का लाल एक दाने का आरोप नहीं लगा सकता। तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ कौन सा चेहरा आ सकता है? नीतीश कुमार और उनके समर्थकों को लगता है कि नीतीश कुमार ओबीसी जाति से आते हैं जी। नीतीश कुमार बड़े हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। नीतीश कुमार का एक लंबा मुख्यमंत्री रहने का दौर रहा का अनुभव, मुख्यमंत्री के पद पे रहने का दौर है, अनुभव है, केंद्र में काम करने का अनुभव है जी। भाई भतीजेवाद का आरोप नहीं है, कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। कई प्रदेशों में वो जिस जाति से आते हैं उनके अच्छे खासे वोटर हैं, जो कि उनके बाजू के प्रदेश उत्तर प्रदेश में भी है जी, जिसके बारे में चर्चा हो रही है कि नीतीश कुमार वहां घूमेंगे और शायद वो एनडीए को, बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या ये सब वो क्वालिटीज हैं जो ललन सिंह को ये कहने के लिए मजबूर कर रहे हैं कि वो केंद्र में की राजनीति करने के लिए तैयार है? सर लेकिन अगर ललन सिंह ये कह रहे हैं तो अलग अलग पार्टियां शामिल है इंडिया गठबंधन में। उधर ममता बनर्जी हैं टीएमसी से, उसके बाद से कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, राहुल गांधी भी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे को अगर आप देख ले तो उनकी भी छवि खराब नहीं है, उनकी भी छवि साफ सुथरे नेता की है। तो एज ए कन्वीनर उनको भी कांग्रेस बनाना चाहेगी। राहुल गांधी तो है ही है रेस में, ममता बनर्जी का एक अलग स्टैंड है। तो ऐसा आपको नहीं लगता कि एक अलग बहस खड़ी कर देगा इंडिया में? नहीं, ये बहस तो खड़ी की जाएगी जी, लेकिन ये बहस भी खड़ी की जाएगी कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं है जी। अगर आप इस तरीके से देखें तो न्नीतीश कुमार एक छोटे दल के नेता हैं जो 15 से 20 सीटों के आसपास चुनाव लड़ेंगे। तो जाहिर तौर पे अगर आप ऐसे देखें न्यूमेरिक स्ट्रेंथ पे तो नीतीश कुमार डजंट स्टैंड चांस जी। वो बहुत छोटी पार्टी के, जो आज बिहार में भी तीसरे पायदान पे खड़े हैं, तीसरे नंबर की पार्टी के वो मुखिया हैं। वो देश में और कहीं चुनाव नहीं लड़ते, उनकी पार्टी का कोई जनाधार बिहार के बाहर वैसा नहीं है। लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी ऑफ सर्कमस्टांसेस है, ये एलिमिनेशन राउंड है। कौन कौन एलिमिनेट हो सकता है और उसमें बचा हुआ आदमी कौन सेलेक्ट हो सकता है, उस तरीके से देखें तो राहुल गांधी अपने आप को इस दौड़ से बाहर देख रहे हैं। जानने वाले ये बताते हैं कि कांग्रेस के बहुत सारे लोग उनको चाहेंगे कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन जाएं या वो एक नेचुरल कंटेंडर के तौर पे सामने आ जाएं। राहुल गांधी को यह लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने उनको खड़े किए जाने से प्रधानमंत्री को एक डिसाइसिव एज मिलता है। ये बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषक भी बोलते हैं। तो शायद राहुल गांधी ने, उनके परिवार ने, गांधी परिवार ने यह तय किया है कि सीधी लड़ाई में वो नहीं जाना चाहते। तो अगर राहुल गांधी एलिमिनेट हो जाते हैं तो बचते हैं खड़गे साहब का एक लंबा अनुभव है राजनीति, 5 दशकों के आसपास से वो राजनीति में है। वो दलित बिरादरी से आते हैं, आज तक कोई दलित देश का प्रधानमंत्री नहीं हुआ। वो केंद्र में भी काम कर चुके हैं, वो राज्य में भी काम कर चुके हैं, मुख्यमंत्री तो नहीं हो पाए लेकिन बहुत दिनों तक वहां मंत्री रहे हैं। कर्नाटक में वो केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, वो विपक्ष के नेता रहे हैं, वो अभी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं। वो मराठी बोल सकते हैं, वो कन्नड़ बोल सकते हैं, वो अंग्रेजी बोल सकते हैं, वो हिंदी बोल सकते हैं। लेकिन उनकी उम्र 80 से ज्यादा है। लेकिन क्या वो दांव खेलना चाहेगी कांग्रेस? एक बात यह भी कही जा रही है कि कांग्रेस अगर अपनी पार्टी के किसी नेता को आगे बढ़ाती है तो ऐसा लगेगा कि दे आर रूलिंग द रूस्ट। इसलिए क्या वो ऐसा कोई निर्णय लेंगे कि कोई गठबंधन का दूसरा सहयोगी है वो लीड करे? लेकिन क्या वो एक नेचुरल गठबंधन के तौर पे होगा या वो नेचुरल सक्सेसर के तौर पे होगा क्या जो आएगा?
सामने अगर ऐसी स्थिति आती है, अगर हम थोड़ी देर के लिए मान ले कि इंडिया गठबंधन बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, तो ऐसा मुश्किल है। ये तमाम चीजें नीतीश कुमार को उस रेस में पीछे करती है। लेकिन क्या आगे करता है नीतीश कुमार को, वो मैंने आपको बताया कि वो ओबीसी चेहरा है, मुख्यमंत्री के तौर पे उनका परफॉर्मेंस है, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, वो केंद्र में काम कर चुके हैं। और एक ममता बनर्जी के नाम पे कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है। ममता बनर्जी ओबीसी कास्ट से नहीं आती है। ममता बनर्जी थोड़ी जिद्दी तरह की नेता मानी जाती है। ममता बनर्जी का पिछले मीटिंग में भी कहा जा रहा है कि वो गुस्से में चली गई। तो ममता बनर्जी सबके लिए एक्सेप्टेबल हो, स्वीकार्य चेहरा हो, उसमें दिक्कत हो सकती है। अखिलेश यादव को अगर आप आगे करेंगे तो वो 2 चुनाव अपना हार चुके हैं। अखिलेश यादव पे परिवारवाद का आरोप लगता है कि वो उनकी एक पॉलिटिकल लेगेसी कहां से आती है, तो मुलायम सिंह से आती है। तो इन तमाम नेताओं में जो चेहरे आप देखते हैं, उनमें ऐसा लगता है जेडीयू को कि नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा हो सकते हैं जो एक सरप्राइज चॉइस हो सकते हैं। और इसीलिए आप देख रहे हैं, मैंने बहुत ध्यान से देखा है पिछले कुछ दिनों से जेडीयू के हैंडल से आप देखें तो उनकी तमाम योजनाएं लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उद्यमियों के लिए जो योजनाएं बिहार ने चलाई हैं नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जो उनका साथ निश्चय है, बार बार ये कहा जा रहा है, याद कराया जा रहा है, रिमाइंड कराने की कोशिश हो रही है उनके बड़े नेताओं के द्वारा, जिसमें ललन सिंह सबसे आगे हैं, कि सारे घर में बिजली पहुंचाने का काम, 24 घंटे बिजली पहुंचाने का काम, हर घर में नल। ये योजना केंद्र सरकार ने हमसे चुराई है, तो हमारी योजना है, हमने पूरे बिहार में करवाया है। हमको पैसे देकर ये योजना लेना चाहती थी केंद्र सरकार, नीतीश कुमार ने मना कर दिया। तो वो नीतीश कुमार को चमकाकर राष्ट्रीय स्तर पे एक उनका कैसे प्रादुर्भाव हो, नीतीश कुमार खुद ये बिल्कुल नहीं कहेंगे। और जब मैं बात कर रहा हूं आपसे इसमें जो मैंने आपको पहले बात कही कि लोकल कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना, तो अगर ये पूछा जाएगा, अगर ये कहा जाएगा, अगर इसकी चर्चा होगी, मीमांसा होगी, तो हो सकता है कि ललन सिंह ये कह दे कि भाई मैं उनके क्षेत्र में बात कर रहा था, हरनौत में। वहां की जनता ने एक राष्ट्रीय स्तर का नेता दिया है कि नहीं दिया है। ये एक सरल व्याख्या हो जाएगी उस लाइन की। राजनीति में मैंने कहा संकेतों की भी भाषा होती है। ये कह के वो उनको कंटेंशन में डालते हैं, ये जानते हुए कि वो स्वीकार्य हो सकते हैं, ये जानते हुए कि नीतीश कुमार खुद तो ये नहीं कहेंगे, लेकिन ये पेशबंदी पार्टी की तरफ से और पार्टी के शीर्ष स्तर से होनी चाहिए। ये लोगों के दिमाग में जाना चाहिए, ये सोनिया गांधी के दिमाग में जाना चाहिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो हो सकता है छोटी पार्टी का हो, लेकिन हमने चूंकि इंडिया ब्लॉक बनाया है तो वो इंडिया का नेता हो जी, वो जेडीयू का नेता ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट करने की कोशिश है। मैं ये कह रहा हूं बार बार कि अगर आप न्यूमेरिक स्ट्रेंथ से देखेंगे तो नीतीश कुमार कहीं फिगर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन से देखेंगे तो नीतीश कुमार कहीं फिगर कर सकते हैं और प्रोमिनेंटली कर सकते हैं। क्या ये उसी की कोशिश हो रही है? सर, आपने 3-4 नेताओं के नाम लिए, उसमें से अगर कांग्रेस रिस्क लेना चाहेगी और मल्लिकार्जुन खड़गे को आगे करती है, और इधर से नीतीश कुमार, जैसे कि आपने बोला कि अगर न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ पे ना जाके कामों की दृष्टि से और बाकी नेताओं के कंपैरिजन में 2 लोग निकल के आते हैं इंडिया की तरफ से जो शायद संयोजक के तौर पे आगे निकल सकते हैं। आप हमेशा से एक बात कहते आए हैं कि इंडिया नहीं चाहती कोई भी फिगर एक खड़ा किया जाए नरेंद्र मोदी के सामने। आपने राहुल गांधी का भी एग्जाम्पल देते हुए उस बात को बोला। तो अगर ये किया भी जाता है, आगे कोई खड़ा भी होता है, तो सीधे तौर पे जैसा कि आप कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई भी चेहरा फिलहाल नहीं टिक पाएगा, वो तो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज ही होगा। नहीं, इसको 2 तरीके से देख सकते हैं आशुतोष। एक कि नरेंद्र मोदी के सामने अगर आप मुद्दों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं तो स्टिक करिए, फिर किसी की एंबिशन नहीं होनी चाहिए जी। लेकिन हाफ हार्टेड एंबिशन वो आपकी गठबंधन को कमजोर करता है, पहली बात। दूसरा कि इस देश में मैंने बार बार कहा है कि व्यक्ति पूजा की परंपरा रही है। एक नायक के तौर पे एक व्यक्ति का होना कई बार जरूरी दिखता है। वो नरेंद्र मोदी की काट कोई हो सकता है नहीं, पैन इंडिया लेवल पर अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी इंडिया के दूसरे नेताओं में बहुत आगे दिखते हैं। नरेंद्र मोदी ने अपने लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट की है।
नरेंद्र मोदी की सांगठनिक क्षमता बहुत ज्यादा है, नरेंद्र मोदी के सामने रिसोर्सेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नरेंद्र मोदी इंडिया के बाकी नेताओं, तमाम नेताओं से बहुत आगे दिखते हैं। लेकिन सांकेतिक स्तर पे अगर चैलेंज देने के लिए किसी को खड़ा करना होगा तो उसमें मुफीद व्यक्ति कौन हो सकता है? क्या इस बात पे चर्चा हो रही है कि एक नीति, एक विजन डॉक्यूमेंट जिसकी चर्चा हो रही है कि 2 अक्टूबर को शायद सब जब यहां होंगे तो कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट निकले? मुझे अभी डाउट लग रहा है क्योंकि उस पर अभी काम होना शुरू नहीं हुआ है और वो सब जगह से थोड़ा थोड़ा लिया जाएगा ताकि ये दिखाया जाए कि ये इंडिया का विजन है। कुछ बिहार से, कुछ दिल्ली से, कुछ पंजाब से, कुछ राजस्थान से, कुछ बंगाल से, ये तमाम जगहों से जो बेस्ट योजनाएं हैं वो शामिल की जाएंगी और फिर उसको एक इंडिया का स्वरूप दिया जाएगा कि ये दरअसल इंडिया है, इसमें इंडिया रिफ्लेक्ट करता है। तो वो बात तो हो गई। क्या किसी नायक की भी तलाश है? तो वो नायक कौन हो सकता है? वो नंबर के आधार पे होगा तब तो वो बाद में होगा, लेकिन इस तरह की पेशबंदी इस तरफ इशारा करती है कि एक कमिटी जिसकी चर्चा सुनने में आई थी कि इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा भी एक कमेटी बनेगी जो जिसमें तमाम बड़े नेता हो, शामिल होंगे, वो उनके मिलने की जरूरत हो तो वो मिले, कॉन्टेंसस इशू पे बात करें। लेकिन क्या कोई कन्वीनर, क्या कोई प्राइम मिनिस्टीरियल फेस की चर्चा अंदर अंदर सुखबुगाहट होने लगी है? क्या यह बयान उसकी तरफ इशारा करता है कि यह जिज्ञासा है नीतीश कुमार के अंदर कि मैंने सबको एक किया है और मैं उसमें फिट इन करता हूं, मैं स्वीकार्य हो सकता हूं, इसलिए यह चर्चा चलाई जाए और बाकी कुछ लोग उसका समर्थन करें और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के सामने एक ओबीसी के सामने एक ओबीसी चेहरा, एक हम्बल बैकग्राउंड से आए हुए व्यक्ति के सामने एक वैसा ही चेहरा, वो भी मुख्यमंत्री रह चुके, ये भी मुख्यमंत्री रह चुके। ये कहेंगे कि उनको केंद्र में काम करने का बाद में अनुभव हुआ, वो पहले अनुभव कर चुके हैं। भ्रष्टाचार का नरेंद्र मोदी पर तो अब तो आरोप लगा है, नीतीश कुमार पे अभी तक कोई आरोप नहीं है। तो ऐसे करके एक फिगर बनाने की कोशिश, एक ऐसा फिगर गढ़ने की कोशिश, एक ऐसा नायक गढ़ने की कोशिश तो नहीं है जेडीयू की तरफ से। इस बयान को मैं ऐसे देखता हूं। अब ये कितना सीरियसली लिया जाएगा इंडिया में, इंडिया के अंदर इस तरह की कोई कंटेम्पलेशन है क्या या होगी क्या इस बयान के बाद, इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन ये उस तरफ इशारा करता हुआ दिखाई जरूर देता है। मतलब बेसिकली जेडीयू इंडिया के लिए नायक तलाश रही है, तलाश कर रही है, एक सजेशन दे चुकी है कि देखिए हमारी तरफ से ये हैं। कहीं ना कहीं जैसे सर ने बताया कि राजनीति में इशारों की भी भाषा होती है। आपको क्या लगता है? हमने आपको बयान सुनवाया ललन सिंह का, आप बयान पे क्या कुछ टिप्पणी करेंगे? कमेंट में ज़रूर बताएं। अब जैसे जैसे बैठकें होंगी, जैसे जैसे बयान आएंगे, हम उस पर भी डिस्कशन करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।